थोड़ा सा कुछ बचा है, वो है हमारे केवल फैक्टर्स, जिसमें से लाइट एंड टेम्परेचर, इसकी बात हम कल कर चुके हैं। टुडे वी टॉक अबाउट द ऑक्सीजन। आज हम बस बात करें ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की अगर नॉर्मली बात करें तो हम जानते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, नॉट ऑल ओवर द प्लांट की बात कर रहे हैं। अगर हम पूरे प्रोसेस की बात करें तो हम ये कहते हैं हाँ ऑक्सीजन जरूरी है, बिकॉज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस भी बंद हो गई थी, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस भी प्लांट्स में क्या चल रहा है, रेस्पिरेशन चलता रहता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे भी प्लांट्स में, अगर हम ऑल ओवर प्लांट के प्रोसेस की बात करें, प्लांट की ग्रोथ की बात करें, उसके मेटाबॉलिक रेट की बात करें, तो हम ये बात करते हैं कि हाँ रेस्पिरेशन एंड मतलब ऑक्सीजन एंड CO2 बोथ आर नेसेसरी फॉर द प्लांट्स। बट हम यहाँ पे केवल किसकी बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन जरूरी नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या चाहिए होता है प्लांट्स को, केवल CO2 एंड H2O। और हम ये भी जानते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस के टाइम पर ऑक्सीजन मिल जाए तो क्या होता है, कल मैंने बात करी है, दैट इज द फोटो रेस्पिरेशन। दैट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बढ़ने पर फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है। ऑन इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द वारबर्ग इफेक्ट। ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, वारबर इफेक्ट। मतलब कि ऑक्सीजन की इंक्रीज होने पर फोटोसिंथेसिस का कम हो जाना क्या कहलाता है, वारबर इफेक्ट। क्यों, क्योंकि इसको देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, हमारे वारबर्ग थे। ठीक है, देने वाले हमारे इसके साइंटिस्ट कौन है, वारबर्ग है, इसीलिए कहते हैं इसको क्या कहते हैं हम, वारबर इफेक्ट। तो दिस इज द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इफेक्ट हमने देखा। इसके बाद हम देखते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हम जानते हैं ऑन इंक्रीजिंग द CO2 फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इंक्रीज होगा। दैट मींस हम जानते हैं क्यों, क्योंकि जितना CO2 इंक्रीज होगा उतना ही उसमें क्या आ जाएगा, उतना ही वो उसको क्या करेगा, फिक्स करेगा, और उतना ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा। और जितना हम CO2 को कम करेंगे उतना फोटोसिंथेसिस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है बच्चों जहां पर CO2 को कम करने पर, हमने CO2 को कम कर रहे हैं, या CO2 की एक ऐसी वैल्यू जाती है जहां पर CO2 फिक्सेशन और CO2 का लिबरेशन, समझना, CO2 का फिक्सेशन, CO2 का फिक्सेशन दैट मींस फोटोसिंथेसिस, है कि नहीं। CO2 फिक्सेशन मतलब फोटोसिंथेसिस, CO2 का फिक्स होना दैट इज द फोटोसिंथेसिस, और CO2 का लिबरेट होना दैट इज द रेस्पिरेशन, है या नहीं, बोलो। ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ही तो प्लांट्स क्या करते हैं, O2 फिक्स करते हैं और CO2 लिबरेट करते हैं। तो CO2 का फिक्स होना और CO2 का लिबरेट होना, जब ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाए, यानी कि दोनों जो टेंडेंसी है, जितना CO2 फिक्स हो रहा है उतना ही CO2 लिबरेट हो रहा है, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कहलाता है, CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट। क्लियर है बच्चों, यानी कि वो पॉइंट जब CO2 जितना फिक्स हो रहा है उतना ही CO2 क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट। क्लियर, तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फैक्टर क्या होता है, जितना ऑक्सीजन बढ़ेगा उतना फोटोसिंथेसिस कम होता है, एंड दिस प्रोसेस, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द वार्बर इफेक्ट। CO2 क्या होता है, जितना CO2 बढ़ता है उतना फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, और जितना CO2 कम हो रहा है उतना फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है, देन दिस प्रोसेस इज द CO2 पॉइंट। जब CO2, हम जानते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस CO2 का क्या होता है, फिक्सेशन होता है। CO2 फिक्सेशन जब CO2 लिबरेशन के बराबर होने लगता है, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड द CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट। जितना CO2 फिक्स हो रहा है उतना ही CO2 लिबरेट हो रहा है, और CO2 फिक्सेशन फोटोसिंथेसिस और CO2 लिबरेशन रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वाटर। वाटर क्या है, वाटर की क्या टेंडेंसी है, वाटर क्या है हम जानते हैं, नॉर्मली फोटोसिंथेसिस में वाटर की क्या होती है, हमें नीड होती है, हिल रिएक्शन सबको पता है। तो हम ये कहते हैं कि जितना वाटर होगा, वाटर भाई जितना रहेगा उतना फोटोसिंथेसिस उसको अच्छा है, लेकिन
एक पॉइंट होता है, हर चीज का एक कॉम्पोजिशन पॉइंट होता है। हम ये कहते हैं हर चीज का एक लिमिटिंग पॉइंट होता है कि आप ये नहीं है कि बिल्कुल पानी से भर दें प्लांट को, वो चीज भी नहीं है। लेकिन हाँ, वाटर क्या होता है, अगर वाटर, या मैं वाटर की जगह बोलूं हाइड्रेशन इन लीफ, ठीक है, हाइड्रेशन इन लीफ अगर बढ़ता है तो फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, ठीक है, और हाइड्रेशन इन लीफ कम होता है तो फोटोसिंथेसिस कम होता है, ठीक है। अगर हाइड्रेशन इन लीफ, वाटर इन लीफ अगर बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, और वाटर इन लीफ या हाइड्रेशन इन लीफ डिक्रीज होता है तो उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कम होता है। क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है भाई? देखो सीधी सी बात है, एट लो ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो हम जानते हैं वाटर कम है, ह्यूमिडिटी कम है, नॉर्मली प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रांसपायर करते ही करते, ट्रांसपिरेशन करते हैं। अब अगर वाटर ही कम है प्लांट्स में तो प्लांट्स ट्रांसपिरेशन करेंगे कैसे? भाई सीधी बात है, प्लांट्स ट्रांसपिरेशन कैसे करेंगे? तो इस केस में क्या रहता है, एट लो ह्यूमिडिटी स्टोमेटा क्या रह जाते हैं, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी नहीं है, प्लांट्स में वाटर नहीं है, प्लांट्स में हाइड्रेशन नहीं है, तो इस केस में प्लांट्स को क्या करना पड़ता है, अपने स्टोमेटा को क्लोज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जिनसे ज्यादा से ज्यादा पानी का लॉस ना हो सके, इस वजह से उनके स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। और अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे दैट मीन्स उनका फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? भाई सीधी बात है। अब अगर हम कम क्यों करें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर स्टोमेटा ओपन रहते हैं तभी फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि प्लांट्स जो जिनके ग्रीन होते हैं स्टेम, उनमें स्टेम से भी फोटोसिंथेसिस होता है। तो ऑल ओवर हम ये कहते हैं कि थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। दैट मीन्स हम ये कहते हैं कि ड्यूरिंग द low humidity or when the stomata get closed then photosynthesis, the rate of the photosynthesis will decrease, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसके बाद और क्या फर्क, और क्या हो सकता है लो ह्यूमिडिटी में, एक तो ये हो गया। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि अगर पानी कम होगा तो जो सेल है, जो सेल है वो टर्जिड नहीं रहेंगी, नहीं रहेंगी ना भाई, तो टर्जिडिटी ऑफ सेल डिक्रीजेस। सेल की टर्जिडिटी क्या हो जाती है, हम जानते हैं हमारे अंदर भी, भाई सीधी बात है, पानी तो हर एक किसी के लिए जरूरी है। हमारे अंदर भी कहते हैं ना, हमारे अंदर भी एंजाइम्स के एक्टिवेशंस के लिए, हमारे अंदर भी हमारी मेटाबॉलिक रेट को बनाए रखने के लिए पानी पीना बहुत जरूरी, कहते हैं ना जितना ज्यादा पानी पियो अच्छा होता है। तो वही चीज है, टर्जिडिटी ऑफ सेल डिक्रीज है तो फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस, ठीक। और क्या हो जाता है, एंजाइम्स गेट इनएक्टिवेट, या फिर मैं सीधा लिखूं एंजाइम एक्टिवेशन गेट अफेक्टेड। एंजाइम एक्टिव नहीं होंगे भाई पानी में, पानी मीडियम ही होता है, उसमें ही अफेक्ट उसमें ही होते हैं, तो एंजाइम एक्टिवेशन गेट अफेक्टेड, दैट मींस द फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, ये सारे कारण होते हैं कि पानी की कमी हो जाने की वजह से प्लांट्स में क्या क्या चेंज हो जाते हैं और किस वजह से फोटोसिंथेसिस उसके अंदर डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है बच्चों सबको? वाटर की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अब बात करते हैं मिनरल्स की। तो मिनरल्स की आई गेस मैं बात कर चुकी हूँ आपसे। मिनरल्स की हम लोगों ने मिनरल न्यूट्रिशन में बहुत अच्छे से बात करी, करिए कि नहीं करिए? फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, बात करी थी हम लोगों ने मैग्नीशियम की। क्या बात करी थी? मैंने आप लोगों को बताया क्या, मैग्नीशियम इज द स्ट्रक्चरल, मैग्नीशियम इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। मैग्नीशियम क्या है? क्लोरोफिल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। तो मैग्नीशियम इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। तो हम ये कहते हैं कि अगर मैग्नीशियम की क्वांटिटी डिक्रीज होगी दैट मींस द क्लोरोफिल आल्सो डिक्रीजेस। अगर किसी प्लांट में आप लोगों ने याद हो तो मैंने डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम में पढ़ाया है, क्लोरोसिस पढ़ाया कि नहीं पढ़ा है? इसका मतलब मैग्नीशियम डिक्रीज होगा तो क्लोरोफिल वो भी डिक्रीज होगा, और क्लोरोफिल डिक्रीज होगा दैट मींस द फोटोसिंथेसिस गेट अफेक्टेड। होगा कि नहीं होगा? तो फोटोसिंथेसिस आल्सो फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? सेम हम जानते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस हमें किसकी जरूरत पड़ती है एज एनर्जी मॉलिक्यूल? एटीपी की जरूरत पड़ती है, पड़ती नहीं पड़ती? और एटीपी को किसकी जरूरत पड़ती है? फास्फोरस की जरूरत पड़ती है, पड़ती है। और फास्फोरस अगर कम हो जाएगा
तो एटीपी कम हो जाएगा, एटीपी कम हो जाएगा तो क्लोरोफिल या फिर मैं कहूँ फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है ये अफेक्ट होगी, होगी कि नहीं होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है, आपको याद हो तो मैंने मिनरल्स में आपको बोला ही था ये बात कि ईच एंड एवरी मिनरल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड द क्लोरोफिल स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट, क्लोरोफिल स्ट्रक्चर और द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। हर कोई मिनरल डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर को या फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को क्या करती है, अफेक्ट करती है। दैट मींस कि मिनरल्स में क्या रहता है, अगर मिनरल्स की कमी हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। क्लियर है आपको, ठीक है। तो ये प्रोसेस थे आपके मिनरल्स के। और भी कई सारे होते हैं फैक्टर्स, तो वो सारे आप देख लेना। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको अगर पेपर में पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द फैक्टर्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस, तो हम इनकी बात कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये सारे फैक्टर्स थे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स की। ये साफ नहीं हो रहा क्या आज, इसको साफ करवा दो, गंदा है बहुत ज्यादा धूल है इसके अंदर। ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स में बात करें, इंटरनल फैक्टर्स पहला क्लोरोफिल, ठीक है। सब जानते हैं क्लोरोफिल के बारे में, तो बताना जरूरी नहीं कि क्लोरोफिल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जितने भी क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं वो जरूरी होते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस, बिना इनके तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। तो क्लोरोफिल बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्लोरोफिल पिगमेंट्स में। जैसे क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं ए सी बी ई डी, ठीक है ना, तो ये सब बहुत जरूरी होते हैं। इसके अलावा क्लोरोफिल फॉर द फोटोसिंथेसिस जरूरी है। तो क्लोरोफिल का तो हम जानते हैं सब कुछ। चलिए, इसके बाद है एज। एज, एज सब जानते हैं, अगर एज क्या होगी, ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। सीधी बात है भाई, ऑब्वियस बात है। जितनी एज होती है उतना ज्यादा उसकी मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, धीरे हो जाता है, हो जाए, होता है कि नहीं होता है भाई। नॉर्मल ह्यूमंस में भी यही बात है, प्लांट्स में भी यही बात है। जितना कोई बूढ़ा होता चला जाएगा उतना उसका मेटाबॉलिक रेट, उतना उसका काम करने की क्षमता कम होती चली जाती है। तो अगर एज फैक्टर बढ़ता है तो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। इसके बाद बात करें एनाटॉमी ऑफ लीफ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एज किसकी बात कर रही हूँ, बुढ़े होने की, यानी कि लीफ जब बुढ़ी हो रही है। लेकिन अगर आप बात करें फ्रॉम यंग लीव्स, यंग लीव्स मतलब जो छोटी पत्तियां होती हैं बिल्कुल, जो अभी निकली हैं बेचारी, फ्रॉम यंग लीव्स टू मैच्योर लीव्स। अगर मैं बात करूं आपसे फ्रॉम यंग लीव्स टू मैच्योर लीव्स, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इंक्रीज होता है, increasing. But when from mature leaves to older leaves, तो photosynthesis decreasing, ठीक है। फ्रॉम मेच्योर लीव्स टू ओल्डर लीव्स फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो ये तो बात हो गई किसकी, एज की। अब उसके बाद एनाटॉमी ऑफ लीव्स। एनाटॉमी ऑफ लीफ में क्या आएगा, लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि लीफ में कैसे क्या चीज है। तो लीफ की स्ट्रक्चर बहुत अफेक्ट करती है। जैसे मान लो लीफ की पत्ती लीफ जो है वो क्या है, मोटी है, थिक है, या क्यूटिकल की थिकनिंग है, क्यूटिकल की थिकनिंग ज्यादा है, तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेंगी। क्यूटिकल थिकनिंग ज्यादा है तो वो अच्छे से लाइट एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा। अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एनाटॉमी ऑफ लीफ, लीफ की एनाटॉमी कैसी है कि लाइट का एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो उससे क्या होगा, एनाटॉमी ऑफ लीफ। या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, ये भी क्या करते हैं, ये भी डिपेंड करते हैं किस पर, एनाटॉमी ऑफ लीफ। ये भी किस पर डिपेंड करते हैं बच्चों, एनाटॉमी ऑफ लीफ, लीफ की एनाटॉमी पर ये भी डिपेंड
करते हैं। क्लियर? तो क्लोरोफिल, एज, एनाटॉमी ऑफ लीफ। इसके बाद है आपका कई सारे हैं फिर तो, हाइड्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, एक्यूमुलेशन फोटोसिंथेसिस, ये सब कुछ नहीं है। अब इसका लास्ट पॉइंट है आपका बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। हम सब जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, आप लोगों की फर्स्ट ईयर में फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकते हैं कीमोसिंथेटिक, और एक हो सकते हैं फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक जो केमिकल्स की प्रेजेंस में अपना फूड का एब्जॉर्प्शन करते हैं या अपना फूड का एक्यूमुलेशन करते हैं, दे आर द कीमोसिंथेटिक। और जिनको लाइट चाहिए होती है फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ द फूड, तो वो होते हैं आपके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, अच्छा, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में अपने कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और एक होते हैं अपने नॉन सल्फर बैक्टीरिया। अच्छा, सल्फर बैक्टीरिया और नॉन सल्फर बैक्टीरिया में क्या अंतर होता है? सल्फर बैक्टीरिया और नॉन सल्फर बैक्टीरिया में यह अंतर होता है कि सल्फर बैक्टीरिया यूज करते हैं किसको? नाम से समझ में आ रहा है, किसको यूज करते हैं? दे यूज हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। दे यूज हाइड्रोजन सल्फाइड एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर। जैसे प्लांट्स के अंदर कौन होता है? वाटर, ऐसे ही इनके अंदर कौन होता है? H2S। एंड दैट्स व्हाई इनका जो बाय प्रोडक्ट होता है, इनका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है बच्चों? सल्फर होता है। आई एम श्योर आप लोगों को सबको याद आ गया है, आप लोगों ने अपनी माइक्रोबायोलॉजी वाली बुक में ये सब पढ़ा है, माइक्रोबायोलॉजी वाली बुक में था आपके फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो सल्फर बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं? वो बैक्टीरिया होते हैं जो H2S को यूज करते हैं एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर, और उनका बाय प्रोडक्ट क्या होता है? सल्फर होता है। वैसे तो मोस्टली यही होते हैं, मोस्टली यही होते हैं, पर एक और आपकी कैटेगरी दी हुई है, दैट वाज द पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया क्या है? जो सल्फर का यूज नहीं करेंगे, किसके लिए? अपने फूड के सिंथेसिस के लिए, एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, इसके अंदर अलग ही ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को यूज करते हैं ये, तो ये दूसरी चीज को यूज करते हैं एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, उसको किसमें? एसीटोन में ये कन्वर्ट कर देते हैं, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन इनको मिल रहा है उसको एज एन एनर्जी ये यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह। पर जो मोस्टली होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वो क्या होते हैं? यही होते हैं, कौन से? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक सारे जानते हो, कीमोसिंथेटिक मैं नहीं बता रही हूँ, आप लोगों को सबको पता है, आप लोगों ने पढ़ के आए, नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया है अपने जितने भी। ठीक है, और आपके जितने भी बाकी बैक्टीरिया होते हैं, कई सारे आयरन सल्फर बैक्टीरिया, एपीएस बैक्टीरिया होते हैं, तो वो सब इसके अंदर आते हैं कीमोसिंथेटिक की, वो मैं बात नहीं कर रही हूँ। हम लोग केवल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेसिस बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने इतना। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलिए, अब इसके बाद आप लोगों का यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इधर तक आप लोगों का जितना भी फोटोसिंथेसिस है, इसके बाद आपको प्रैक्टिकल पार्ट दे रखा है, तो वो तो आप खुद करें, आप लोगों को प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे तब आपके काम आएगा, तो वो पढ़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अनुदा। ठीक है, तो वो आप लोग करें, लेकिन आपका फोटोसिंथेसिस का जितना भी था जो आपके पेपर में आएगा वो आपको यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। टिल द डेट आपको फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में किसी को डाउट हो तो पूछ लो, किसी को कुछ भी अगर है। ठीक है, किसी को कोई डाउट फोटोसिंथेसिस वाले पोर्शन में? क्लियर है ना? चलिए,
चलिए अब आपका नया हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर, दैट इज द रेस्पिरेशन। ठीक है, नया आपका अगला चैप्टर जो आज हम शुरू कर रहे हैं वो है आपका रेस्पिरेशन। किसी को कोई डाउट नहीं है भाई? फोटोसिंथेसिस में कोई डाउट नहीं? आज तक में कोई डाउट यार? मारो गोली फोटोसिंथेसिस को फर्स्ट यूनिट पे भी, अगर किसी को कोई डाउट है वो भी बात करें। हाँ या ना में जवाब दिया करो यार। क्लास रिजॉइन कर लो बच्चों क्लास।